अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद आदलिया पे रिस्टोर किया है। इलेक्शन की शफाफियत को खतरा है तो वो अदारों के माजरत वाहाना रवैये से खतरा है। अभी इंटरिम स्टेज है और अभी आगे बड़े मराइल हैं और डीबी सुनेगी, पूरा अपना फिर फैसला करेगी। कायदे मोहतरम की लीडरशिप में इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए बल्ले बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। इस मौके पर सिंगल बेंच से अहम रिमार्क्स देते हुए कहा गया कि शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीनना नहीं जा सकता। अब देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा, जहां पीटीआई पहले ही पहुंच चुकी है और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना होने की बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की इस्तदा कर चुकी है। दिलचस्प बात है कि साइफर केस में जमानत के बाद शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत रावलपिंडी इंतजामिया ने नज़रबंद कर दिया है। उन पर 9 मई वाक़यात में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ नई हिकमत अमली के तहत पीटीआई के वो रूपोश रहनुमा सामने आना शुरू हो गए हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। इस हवाले से जमशेद दस्ती ने हिफाजती जमानत ली है, जबकि आरिफ वाला से साबिक MPA वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए हैं। इस दौरान नून लीग की तरफ से 9 मई वाक़यात को सर्द खाने में डालने के बजाय मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा सामने आया है। मंशूर कमेटी बराए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर पीटीआई को जमहूरी जमात के तौर पर किरदार अदा करना दिया जाता है तो फिर उन 18 फौजी अफसरान की सजाएं मुअत्तल करके ओहदों पर बहाल किया जाए जिन्हें 9 मई के तनाजुर में सजा हो चुकी है। क्या नून लीग पीटीआई की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी की ख्वाह है? वो चाहती है कि उन पर पाबंदी लगे। इसके अलावा गवाल मंडी के हल्के से मियाँ साहब के कागजात मंजूर हो गए हैं, लेकिन नून लीग के अंदर सर्द जंग की खबरें आ रही हैं। आज होने वाली एक मीटिंग में हमजा शहबाज सुना है कि फट पड़े हैं और मियाँ नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि मियाँ साहब पार्टी में काम करने वालों को साइडलाइन किया जा रहा है। खामोशी की एक जुबान होती है जिसे समझने वाला कोई नहीं है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल ख़वातीन की खुसूसी नशस्तों पर लीडरान के ख़ानदानों को नवाजने के इल्ज़ामात लगे। क्या टिकटों की तकसीम पर नून लीग में 2 कैंप बन गए हैं? इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ नून लीग के मामलात अभी तक तय नहीं हो सके हैं। क्या IPP के लिए भी नून लीग इतनी स्पेस निकाल सकेगी? इन तमाम इशूज़ पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ हैं हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अज़हर सिद्दीक साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, महमूद मौलवी साहब, सीनियर रहनुमा हैं IPP के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हसन, मैं आपसे शुरू करूंगा। हाई कोर्ट के फैसले पर आपका इनिशियल रिस्पांस क्या है? देखिए, होता है इस तरीके से, यानी अदालत जब केस सुनती है तो अभी इनको एक अबूरी रिलीफ मिला है पीटीआई को, यानी ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो फैसला है, अब ये देखना है कि इसको जब DB इस केस को सुनेगी तो नोटिस तो अभी हुआ है ना इलेक्शन को, तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तो अभी तक पेश नहीं हो सका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे अदालत के अंदर, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को अमूमी तौर के ऊपर आपने देखा होगा कि वो जो सजील सवाती साहब हैं, जो लास्ट इवन हेयरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो आते हैं, वो देखते हैं वो क्या डिफेंस में पेश करेंगे। अभी तो उनका जो है उन्होंने दिफा करना है अपने फैसले का। तो जो उनका मेन फैसला है, फैसला ये कहता है कि क्योंकि जो सेक्रेटरी जनरल का जो तैनाती है इलेक्शन कमीशन के उमर अयूब साहब, वो ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है, और फिर उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किए हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, वो भी गैर आईनी है। और क्योंकि जो उनसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे तो उनको हटाने का एक पीटीआई का आईनी तरीका मौजूद है। उस तरीके के बरखिलाफ ये फैसला जो है उन्होंने ये तैनाती की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो, लेकिन आज अदालत पूछती रही है ना अपने इलेक्शन एक्ट की किस शिक के तहत जो है वो ये उड़ाया है, तो वो जवाब वहाँ नहीं आ सका। नहीं, उसका जवाब किस तरह आएगा? इलेक्शन कमीशन का वकील था ही नहीं वहाँ पर, इलेक्शन कमीशन तो नहीं था ना वहाँ पर, रिप्रेजेंट ही नहीं हो सका। और एक और पॉइंट जो है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आप नहीं समझते कि उन्होंने जनरल वाज नॉट द बेसिकली ट्रूली हु वाज रिप्रेजेंटिंग ECP। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू आगे नहीं जा सका, ECP का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं गया। लेकिन जो मैं मेन बात आपसे को बताना चाह रहा हूँ, आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो लोग इस केस में जिन्होंने एप्लीकेशंस दी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ, उनका कोई लोकल स्टैंड आई नहीं बनता, वो हमारे लोग नहीं है, वो पीटीआई के मेंबरान नहीं है।
तो अब ये मामला इसके ऊपर भी जाएगा कि क्या वो मेंबर्स हैं या नहीं हैं। अब जब ये चीज़ सामने आएगी यानी 9 जनवरी को, तो तब ये इसकी पिक्चर मज़ीद क्लियर होगी। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक अब अगर कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट का सिंबल मिल गया है, तो मैं कहूँगा 50-50 है। अजहर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब आपने भी अपने कागजात जमा करा दिए हैं, क्या आपको टिकट मिल रहा है, ज़रा ये भी बताइएगा हमें। और क्या आज का जो स्टे ऑर्डर है वो किस तरह सस्टेन रह पाएगा, क्योंकि ये इंटरिम रिलीफ है, हतमी फैसला तो डिविजनल बेंच करेगा। और अभी मैंने ज़रा ये बात भी आगे करनी है, फिर इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह कंटेस्ट करेगा आगे जाके। जिस तरह हसन कह रहे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ पर नहीं थी। योर टेक ऑन। बहुत शुक्रिया हसन को, खास तौर पर हसन शायद भूल गया है, आपके प्रोग्राम में हसन ने कहा था पीटीआई बल्ले के इलेक्शन से इलेक्शन लड़ेगी, तो मैं तो खुशखबरी देने लगा था। इनकी दी हुई थी ना ये वाली खुशखबरी, मेरी तो नहीं थी, इन्होंने कहा था। आज शायद बयानिया बदल लिया हमारे भाई ने। मैं जो कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी तारीख के अंदर, दुनिया की तारीख में इलेक्शन कमीशन शायद एक ऐसा इदारा है कि जो अपना काम, जो जिसका काम है इलेक्शन करवाना, वो नहीं कराना चाहता, और वो क्या कर रहा है, पार्टी इलेक्शन। अंदाजा लगाएं भाई, पार्टी इलेक्शन का जनरल इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। जनरल इलेक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान में होने हैं, जिसकी बुनियाद पर जमहूरियत आनी है और इलेक्शन का सारा प्रोसेस चलना है। वजह सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन एक बदरीती पर मबनी एक काम कर रहा है और आइन और कानून से हटके, यानी ये जो नए पॉइंट लेके आया है, मैंने सारे फैसले को पढ़ा था। इससे पहले आपको याद है, पहले फैसला जब दिया तो 20 दिनों में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जाने हैं। कोई ये वाले पॉइंट तो पहले भी थे, ये पहले फैसले में क्यों नहीं लिए। ये आज नए सिरे से, नए तरीके से, नई ग्राउंड्स क्या ले आया, और यही अहम सवाल है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि हमारे पास पूरा केस लॉ मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि जब आप इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन शेड्यूल हो जाए, जारी हो जाए, उसके बाद बाकी चीजों को जो आप को रोकना पड़ता है, आपको नहीं करना। यानी जैसे ये देखे ना, डिटेंशन ऑर्डर आ रहे हैं और गिरफ्तारियां जारी हैं, ये सारे का सारा प्रोसेस रोकना पड़ता है ताकि आप मेन इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो याद रखिएगा, मैं आपको फिर बता दूं, मैं बहुत पहले कह दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ के सिंबल से इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी भी, और नंबर 1 जमात के तौर पर सामने आएगी। आप इतने तंग, इतने फसाइयत के दौर के अंदर सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दाखिल की है। पॉइंट टेकन सर। महमूद मौलवी साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, ये बल्ले वाला इंटरिम रिलीफ है, ये आगे बल्ला फिर छिन जाएगा या बल्ला रहेगा? और जिस तरह कह रहे हैं अजहर साहब कि भाई पीटीआई जो है वो सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराने वाली पार्टी है और यही जो है वो लीड भी करेगी, आपकी क्या राय है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बल्ला रहे या बल्ला इनको मिले, मुझे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, मतलब इनका सिंबल है। मेन इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया। अब इस फैसले को हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया। बहुत सी चीज़ें जो है, मेरा सिर्फ ये कहना ये है कि अगर हम इलेक्शन कमीशन के फैसलों को देखें ना, रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर बड़े इशू बन रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे, हम जो है अगर हाई कोर्ट्स उड़ाते चले जाए तो कल मेरा कहना यह है कि देखें लोगों का एतबार उठ रहा है, क्योंकि रिट ऑफ द गवर्नमेंट पहले ही बहुत सी जगहों पे नहीं है, और अब दूसरी चीज़ ये होगी कि इलेक्शन कमीशन का रिट भी नहीं है। और अगर इलेक्शन कमीशन का रिट नहीं है तो आप मुझे बताएं इसके रिजल्ट्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? कल को वो रिजल्ट्स देंगे तो कोर्ट कहेगी जी ये रिजल्ट्स भी गलत है, वो एक ही घंटे में फैसला करेंगे कि जी ये इलेक्शन जो है सारे कैंसिल किए जाएं और इनको सीट दे दिए। बात यह है कि देखें, जो भी चीज़ है एक दफ़ा फैसला हो जाए कि आइदर इलेक्शन कमीशन की हमें ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो उसके ऊपर सारी पार्टीज बैठ के पहले इत्तेफाक करें। जब तक अगर एक पार्टी या दूसरी पार्टी कोई इत्तेफाक ही नहीं कर रहा है और हम इसको जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, इसके इलेक्शन कमीशन वो 5 लोगों ने जो भी फैसला किया, मैं उसके फैसले के एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मगर अगर उनके फैसलों को जो है हम हर वक्त चैलेंज करते रहे और उनको एक्सेप्ट ही नहीं करें तो फिर हम इलेक्शन के रिजल्ट्स को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की अपनी अथॉरिटी है या जो उसकी इंडिपेंडेंस है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर वो
कोर्ट्स के थ्रू बार बार जो है वो वायलेट होगी, यानी इन अ वे कि अगर कोर्ट समझती हैं कि इन्होंने गलत किया और बार बार उनकी चैलेंज होगी वो अथॉरिटी, तो आप कह रहे हैं फिर ऐसे इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात कराने में कोई असर बचेगा नहीं? बिल्कुल नहीं बचेगा। देखिए ना, उसकी वजह यह है कि अगर उनकी अथॉरिटी ही नहीं है और उनकी अथॉरिटीज जितनी जो है उसको चैलेंज हो रही है, तो फिर उसका फायदा ही क्या हुआ? राइट। देखिए ना, एक इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया कि वो अथॉरिटी देता है कि जी डीआईजी चेंज कर दे, वो भी नहीं होता। वो कहता है ये कर दे, ये भी नहीं होता। अगर सारे चीजें इलेक्शन कमीशन के नहीं हो रहे तो उस इलेक्शन कमीशन का फायदा क्या है? ठीक जी, अपना हसन आप जो है वो बात करना चाहेंगे कि ना, जरा फिर ये भी बताइएगा, लेकिन एक तरफ अदालतों से हम देख रहे हैं कि पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, साइफर केस में भी मिला जी, इनको आज पेशावर हाईकोर्ट से भी रिलीफ मिला, शाजी की रिहाई होती है, उसके बाद उन्हें 3 MPO के तहत फिर डीसी के ऑर्डर पे जो है वो बंद कर दिया जाए। मतलब फिर इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? जब देख रहे हैं आप इतनी बड़ी अदालत से उनको या अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, तो इससे क्या इंतज़ामिया अचीव कर सकेगी? वेल आई डोंट नो ये क्या चल रहा है, यानी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, लेकिन वो 9 मई के हवाले से वो कह रहे हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो शाह महमूद कुरैशी साहब की है। अब ये तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने CPO रावलपिंडी की एडवाइस के ऊपर जो है ये 3 MPO के ऑर्डर्स जारी किए हैं। अब CPO रावलपिंडी डेफिनेटली आपको मालूम है कि GHQ तो रावलपिंडी में ही है, तो GHQ पर हमला भी हुआ था, फिर इसके अलावा आर्य बाज़ार में हमला हुआ था। अब कहाँ पर क्या नेक्सस है, उसकी क्या तफ्तीश थी, किस बेस के ऊपर ये किया, ये तो जब तक वो रिवील नहीं करेंगे तब तक तो हमें मालूम नहीं है। मौलवी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटी है वो चैलेंज हुई है अदालतों में। दूसरी तरफ अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी वहाँ भी हमें कोर्ट से जो है वो एक अलग मूड नज़र आता है, और किसी हद तक जो है वो जो लोग 9 मई के दायरे में आ सकते थे वो कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स के बाद फिर हमने देखा। सो इसका मतलब ये है कि इस वक्त कोई इदारा भी दूसरे इदारे के साथ सिंकिंग कोई नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। साहब की बातों को 100% मैं एंडोर्स करता हूं, जो सारी बातें उन्होंने की हैं, और बिलखुसूस जो कह रहे थे थोड़ी सी मैं तस्दीक करना चाहूँगा सिर्फ एक बात की। वो इलेक्शन कमीशन DIG की तब्दीली का नहीं कह रहा, वो डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की तब्दीली का कह रहा है, और वो तब्दीली भी नहीं करा सके। यानी आज के दिन तक वो तब्दीली यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा सके। आज भी उन्होंने कहा जी कि आप वो पैनल दे दें। तो मैं तो एक सवाल ये करता हूँ कि यानी कितना आई वॉश करेंगे, यानी ये वो अपॉइंटीज़ हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं। अब इनकी यहाँ पर बरकरार रहने से एक जो आपके जनरल इलेक्शन हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन को इस पे कमज़ोरी तो नहीं दिखानी चाहिए ना। अगर एक तरफ आप PTI से बल्ले का सिंबल ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई उनके पार्टी के इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कमजोरी नहीं दिखाई है, और बड़े बड़े ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो हैं वो करके दिखाएं जहां पर हुकूमतों की बड़ी जान फंसी हुई होती है। लेकिन ये एक केस ऐसा है जो इस वक्त इसको जो है वो देखने की जरूरत है कि और क्या आसमान इन 2 अफसरान ने होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि ये हटेंगे तो वो आसमान जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर गिरेगा। मेरा खुद बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मतलब आई रिस्पेक्ट IG इस्लामाबाद, बड़े अच्छे इंसान हैं। डिप्टी कमिश्नर की मैं बात नहीं कर रहा, ओनली पॉइंटिंग आउट IG जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, जहां मिले हैं हमेशा इज्जत एहतराम से मिले हैं। तो आप ये समझते हैं कि 2 अपॉइंटमेंट्स के मामला असूल है, बात असूल की है कि यहां पर भी यानी आज भी आई वॉश हुआ, आज भी वो ट्रांसफर नहीं हुई, और ये ट्रांसफर होगी भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता ऐसे ट्रांसफर होगी, क्योंकि जब ट्रांसफर करना चाहे प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत करना चाहे तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 5 मिनट। सर्कुलेशन सेरेमनी से हो जाती है, वहीं से जनाब अप्रूवल होती है, डी नोटिफाई होता है, नए बंदे को नोटिफाई कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली आपको, मुझे या बाकी तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आदर सिद्दीक साहब, एक तो आप गालिबन आपका डिस्कनेक्ट हो गया था उस वक्त, महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं फिर ये इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? अगर हर फैसला उसका चैलेंज हो जाना है कोर्ट्स के अंदर और फिर उससे बड़ी कोर्ट के अंदर और फिर कोर्ट्स में ही रहना है, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं रह जाता। या तो ऐसा इलेक्शन कमीशन होना चाहिए था जिसपे तमाम जमातों का इत्तेफाक हो। वो कि माजी में हमने देखा है ना कभी हुआ ना कभी होगा। ज़ाहिर एक पार्टी उसमें फ़ायदा लेती है अगर एक फैसले से, तो दूसरी का नुकसान होता है। और इससे पहले जो सरदार रजा साहब गए उन पर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद होती थी, और कुछ हवालों से जो है वो अगर आप देखें तो इस इलेक्शन कमीशन ने तो फिर बड़े फैसले किए हैं। पिछला वाला तो बिल्कुल हमें वन साइडेड ही मामला लगता था। सो अब ये बताएं, एक तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट्स चैलेंज करेंगी तो इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत, दूसरा हसन भी ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी जो है वो अगर इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे वो बहुत असर्ट करके उन्होंने वो चीज़ें करवाई हैं जहाँ पर बड़े लोगों की जान फंसी हुई थी। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन? और फिर ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब का भी 9 मई के तनाजुर में उनसे जो है वो मज़ीद तहकीकात होनी है, तो इस वजह से उनको जो है आज मैं बड़ा मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ,
दिल करता है बहुत खिलखिला के हंसू। मैं हैरान हो रहा हूँ, यही वो इलेक्शन कमीशन जो इनका चाहता था। आज मैं हैरान हूँ क्या बातें हो रही हैं। आप पाकिस्तान आ गए हैं। मैं तो जो वादे किए ना, जो बातें की मैं पूरी कर देता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, ये आईजी इस्लामाबाद कौन है, और ये जो डिप्टी कमिश्नर थे जो डिटेंशन ऑर्डर जारी करते हैं कौन है? कोई डाउट रहेगा इनके ऊपर? सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाई रखा है इन लोगों ने। कोई एक बता दे किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई काम हुआ हो? जितने पर्चे, जितने डिटेंशन ऑर्डर, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और हम तारीफ कर रहे हैं किस भाई, निगरान हुकूमत किनकी लगाई है? ये हमने लगाई हुई है। निगरान हुकूमत तो इनके बंदे हैं और इन्हीं की मर्जी के ट्रांसफर, पोस्ट। आहा चीमा कौन है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा आपके सामने। फवाद चौधरी कौन था? ये सारी चीज, यानी ये आई वॉश। फवाद चौधरी तो आपके साथ थे। ओहो, मैं जो बात फवाद हसन की बात कर रहा हूँ, मैंने चीमा को तो हटा दिया ना सर, दोनों का नाम गया था, एक को तो हटा दिया। नहीं वो हो, लेकिन कितना वक्त लगा है? जब सारी सुरंगें बिछा दी, जब पूरी फील्डिंग सेट होगी फिर। और ये तो बहरहाल मैं इनमें तो बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन ने अगर चाहता तो उसके पास कंटेम्प्ट का इख्तियार था। सेक्शन 10 पढ़ लेते। इमरान खान के ऊपर तो कंटेम्प्ट का कल बैठ रहा है, वहां जाकर बैठ के जा रहे हैं आप तो इन्हीं इलेक्शन कमीशन को लेके जा रहे हैं। यहाँ कोई किया आज तक इलेक्शन कमीशन ने? ये दुख और अफसोस का। और दूसरी तरफ देखें, सिर्फ एक सियासी जमात हर पे तनकीद है, उसके खिलाफ प्रोविडेंट फंडिंग, उसके खिलाफ तोशाखाना, उसके खिलाफ ये सारे केस सिर्फ एक सियासी जमात कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। आज बड़ा दुख और अफसोस हो गया। ये पार्टी के इलेक्शन क्या एक ही सियासी जमात है पूरे पाकिस्तान 175 सियासी जमातों में, जिसको एक को लेकर आपने जाना है। और अगली बात बता दूं आपको, जो पहला फैसला किया था, पहले फैसले से अगले फैसले में क्या कमाल है, जो नए पॉइंट ले आए कि जनाब सेक्रेटरी जनरल का नया पॉइंट ले आए कि जनाब चीफ जो उनका इलेक्शन कमिश्नर जो लगाया गया है वो गैर कानूनी लगाया गया है। वो तो हैरान हो रहा है इस बातों के ऊपर। यानी ये आप टेक्निकलिटीज में कहां से चले गए इस बात को लेकर बात कर। और वो इलेक्शन कमीशन जिसका काम मुल्क में इलेक्शन कराना है, पार्टियों के इलेक्शन नहीं कराना। ये कोई पार्टी नहीं खेली जा रही है, पूरे मुल्क में इलेक्शन कराना है। और उस मुल्क में अब देखिए जरा मसला ये है कि गुजारिश ये है कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पिक एंड चूज होता है, चेरी पिकिंग होती है। जो चीज़ सूट करती है वो चीज़ एक्सेप्ट की जाती है, जो सूट नहीं करती उस पर तनकीद कर दी जाती है। मैं अब नहीं जाना चाहता इस तफसीलात में कि माजी में या पिछले इलेक्शन में क्या होता रहा, उससे पीछे क्या होता रहा, ये सब कुछ होता रहता है। मैं सर आपका नुक्ता आ गया ना सर, आप जरा मुझे आर्गुमेंट इलेक्शन की बात बताएं, मुझे बताएं ये इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है ये सर। मैं आपको बताऊं ना कि तमाम इंतखाबात में पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के ऊपर इसी किस्म की तनकीद होती है सर। पुरानी नहीं छोड़ी जा सकती ना सर। नतीजा खत्म हो जाता है, अथॉरिटी खत्म हो जाती है, अथॉरिटी खत्म हो जाती है तो फिर ये दलील खत्म हो जाती है सर। मैं जरा गुजारिश करने देना मुझे सर। मैंने आपसे अर्ज किया कि एक अब आप और हसन अयूब साहब अगर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर आपके हक में फैसला जाएगा तो हसन अयूब साहब ने उस पर तनकीद करनी है। इनके सर गुजारिश तो सुन लेना, मैं उसके और हर हवाले से कह रहा हूँ, ये अगर फायदे में होंगे तो आपकी तनकीद होगी। मैं इस बहस में जाए बगैर, आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि ये हैरानी की कोई बात नहीं है आपके नज़दीक। हसन क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैंने महमूद मौलवी साहब की तरफ जाना, वो कहते हैं जी आप क्यों इतने हैरान और परेशान हो रहे हैं, ये सब कुछ तो वो पीटीआई के खिलाफ हो ही रहा था, तो इसमें नई अचंभे की क्या बात है, और आप तो उनकी हिमायत करते थे अभी। आप नहीं, मैं तो बात ये है कि 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस है तहरीक इंसाफ वाले लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो मुतालबा करूँगा होनी चाहिए। रियासत पाकिस्तान पर हमला करना कोई मजाक नहीं था। मैंने रोया नहीं हूँ, मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अब जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनका काम है अमल कर देना। अभी वजारत दाखिला की एक चीज़ निकाल के ले आए आज इलेक्शन कमीशन में कि जी प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दी है, अब वजारत दाखिला कह रही है कि जी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी के खतरात हैं, लिहाजा IG को DC को ना जो है ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो ये चीज़ मुनासिब नहीं थी। और आज इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपने जो अथॉरिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए हुक्म दे देते, तो वो बाउंड थे उसके ऊपर अमल दरामद करने के। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर वो ग्रेड 20 के या इससे नीचे के अफसरान, 2 अफसरान को तब्दील नहीं कर सकता तो फिर वो इलेक्शन क्या कराएगा? ये चंद सवाल तो खड़े हुए हैं। मुझे ये बताइएगा आप जरा इरफान सिद्दीकी साहब के बयान पर जरा मैं बात करना है। उन्होंने जो 9 मई के वाकयात की बात की है कि PTI को सिर्फ जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए, आप उसकी हिमायत करते हैं? जो वो बात कर रहे हैं कि जी 9 मई वाले वाकयात के कॉन्टेक्स्ट में जो है उनका जो डेमोक्रेटिक रोल है उसको थोड़ा लिमिटेड किया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े इवेंट में, अटैक में इन्वॉल्व रही है पार्टी। देखिए, बदकिस्मती ये है ना कि 9 मई वाले केस का
फैसला नहीं हो पा रहा। देखिए 9 मई वाले केस को इनको अर्जेंट बेसिस पे जो है फैसला करना पड़ेगा। अगर 9 मई वाले केस के फैसले नहीं होंगे तो बिल्कुल सही कहा, तो उन आर्मी ऑफिसर्स को क्यों निकाला गया है, और वो जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग जो मैं कहूँगा वर्कर्स है, उनको अरेस्ट क्यों किया गया है। ये लीडर्स या टॉप के लोगों को अगर आप लोग उनके फैसले नहीं करेंगे, चाहे जो भी फैसला करना है कि अगर वो इन्वॉल्व है तो उनको अगर सजाएं नहीं मिलेंगी तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी जाएगी और रिट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट भी जाएगी। देखिए ये बड़ी डेंजरस चीज है कि अगर आप जो है आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमला करें और उसके जो है अभी तक आप उसको लिंगर करते रहे। मेरा कहना है इसकी फौरी जो है इनके ऊपर फैसले होने चाहिए, चाहे वो आर्म कोर्ट्स में चलाए चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए। दूसरी चीज 5 आदमियों ने मिलकर इलेक्शन कमीशन में ये फैसला किया, उसको जो है अगर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं आए, ये सिंध हाई कोर्ट में क्यों नहीं आए। असल में अब हो गया है कि कुछ हर पार्टी के अलग अलग कोर्ट्स लग गए हैं। देखिए हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, ये मुल्क को हम कहां लेके जा रहे हैं। एक पार्टी ने तो आप भी पीएमएलएन की तरह डिमांड कर रहे हैं कि 9 मई का जो फैसला है वो 8 फरवरी से पहले होना चाहिए। 101% उससे पहले होना चाहिए। उसकी वजह यह था कि लोगों को पता तो पड़े हम अब के जो है रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, वरना तो 8 फरवरी के बाद ये मेरे ख्याल से सब घुस जाएंगे आर्मी हेडक्वार्टर में, क्या हमारे मजीद असासों के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि जब कोई सजा नहीं मिलती, सजा होनी चाहिए अगर जुर्म कोई करता है। तो आप ये फर्क यही है ना, आप कह रहे हैं अगर पीटीआई को इस मामले में स्पेयर किया गया तो 8 फरवरी के बाद 2 बजे ने सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं 8 फरवरी के बाद पीटीआई को अगर इस मामले में 8 फरवरी की बात मैं कह रहा हूं, 8 महीने हो गए हैं इस चीज को, ठीक है, अभी तक कोई चीज वो केसेस क्यों नहीं चल रहे हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मसला हल ना किया गया तो 8 फरवरी के बाद पीटीआई के लोग जो हैं वो फिर घरों में घुसे हुए हों। कमाल हो गया वैसे यार, एक सियासी आदमी ये उसकी वजह ये है कि भाई अगर कोई सजा और जजा नहीं होगा तो बिल्कुल। ब्रेक के बाद फिर मजीद। वेलकम बैक। अजहर साहब आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कुछ। मैं सिर्फ एक यही बात कर रहा था कि भाई ये 9 मई के वाकयात में इन्वेस्टिगेशन ये सारा हमने रुकवाया है, हमने तो कोई नहीं लिखवाया। आपने देखा इसमें जमानतें लेने में आम आदमी के लिए कितने मसाइल रहे, टेरिस कोर्टों में एविडेंस पेश करनी थी, भाई वो जाकर पेश करते, ट्रायल चलाते, कोई इनके पास यानी जो पीडीएम की हुकूमत थी जहाँ जिसका महमूद मौलवी साहब एक तरह से हिस्सा थे, वो सारा मुकम्मल करते और उसके बाद निगरान हुकूमतें। हमारा क्या ताल्लुक है, हमारा तो कोई कंसर्न नहीं है। हम तो वो यही तो कह रहे हैं कि जस्टिस जो डिले हो रहा है उसकी वजह से आपको फेवर मिल रहा है। नहीं, उसकी वजह समझिएगा ना, कोई डिले नहीं हो रहा। मैं आपको पहले बता दूं उसकी वजह यह है कि इतनी एविडेंस अगर होती तो अब तक टेरिस कोर्ट के अंदर ये सारी एविडेंस पेश करके कन्विक्ट कर चुके होते हैं। देखिए बात वो करनी चाहिए। मैं तो सर वो जो लोग आए थे तोड़ फोड़ करने, जलाओ गिरा करने, वो क्या कुस्तुनतुनिया से आए थे, कौन थे? सर एविडेंस ही है ना वो। देखिए मैं फिर बताऊं आपको, मैं फिर बताऊं ना, एविडेंस अगर इतनी होनी है तो टीवी चैनल्स पे बैठकर हम बैठकर यही प्रोग्राम कर दें और सजाएं सुना दें। उसके लिए बाकायदा इन्वेस्टिगेशन है, गवाह पेश होंगे, साबित करना होगा कि उनकी इंटेंशन क्या थी, मोटिव क्या था। क्या टीवी की बेस के ऊपर तो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता कि आप गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को जलाने पे इंटेंशन देखी जाएगी कि यार ये आए यहाँ पर एहतजाज करने के साथ उन्होंने जला भी दिया। इसका जवाब ले लेना, इसका जवाब ले लेना मेरे से। आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बतौर सियासी जमात के। सियासी जमात को अगर आपने बाकी जिन लोगों ने किया उनको करें, हमें क्या एतराज है उस पे कि आम आदमी जो कोई भी है उनके साथ जो करना है कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। महमूद मौलवी साहब मेरे टॉक शो में 2 हफ्ते पहले कह के गए हैं कि ये उस ग्रुप का हिस्सा थे जहां पर अजहर साहब, खान साहब मैसेजेस भेजते थे और इन्होंने कहा कि एंटी आर्मी मैसेजेस भेजने में उनका रोल होता था। ये बैठे अभी पूछ लें आप इनसे, ये कह रहे थे इनका इल्जाम था। मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने आप। एंटी आर्मी कोई मैसेज अगर भेजा है तो उसकी वो सजा देना। सजा तो आपको ये देनी है कि ये 9 मई के वाकये में ये मैसेज से कि जाकर धावा बोल दें, आप ये कर दें वो कर दें। मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से।
एंटी अगर आर्मी मैसेज है उससे ये साबित नहीं होता। इस बात को सामने लेके खुदारा आप देखिए, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस मजाक ना उड़वाएं पूरी कौम के सामने। तो आप ये कह रहे हैं कि केस में जान नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये सब कुछ नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा। क्विकली आप ये होता तो टेररिस्ट कोड में जाकर आज तक खत्म कर देते। ओके, आपका पॉइंट आ गया। हसन न्याजी साहब ने कोर कमांडर जो है लाहौर की यूनिफॉर्म की इंटेंट, वो कह रहे हैं इंटेंट देखें ना। नहीं, वो जो लहराई थी और कहा था कि इतनी वेस्ट है और ब्ला 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 उस टाइम जो कर रहे थे, तो क्या अजहर सदीक साहब मोहतरम जो हैं उसको कहते हैं कि वो पीटीआई का हिस्सा है या नहीं है? जरा इसका जवाब दे दें। जी अजहर साहब। ओहो मैं फिर मेरी एक है या नहीं बात मैं बता दूं आपके सामने। ये बतौर सियासी जमात बात करें आप, एक इनफरादी आदमी का कोई फेल अगर है उसको सियासी जमात का फेल मत लो। ये कानून बड़ा वाजे है। फिर वही बात आ गई। देखिए हसन, बात वो करनी चाहिए कि एक सियासी जमात ने मोटिव, ये फौजदारी कानून हर एक को तो आता नहीं है ना, फौजदारी कानून के लिए मोटिव आपको साबित करना है, मंजरिया साबित करना है। एक आदमी आकर आपको चपेट मार दे और आपके अजहर सिद्दीक के कहने पे मारा दिया, सिद्दीक का पार्टनर है, तो अब मेरा पार्टनर होने का ये बताएं, हसन न्याजी पीटीआई का हिस्सा है? देखिए मैं फिर बात बताता चलूं आपके सामने। जरा मुख्तसर अजहर साहब ये बताएं ना, हसन न्याजी पीटीआई का हिस्सा है? देखिए इस वक्त कोई पीटीआई के इस वक्त कम बेच नहीं, कोई 7.5 करोड़ के करीब लोग। सर मैं कहता हूं आप 14 करोड़ कर लें, एक सेकंड, 14 करोड़ कर लें अजहर साहब, 14 करोड़ कर लें मेरी तरफ से। लेकिन मुझे बताएं कि हसन न्याजी साहब पीटीआई का हिस्सा है? फिर बताने चलो। देखिए फिर मैं आप शायद आप अब्बासी साहब, ये हसन अयूब है, हसन अयूब अभी चैनल में बैठा हुआ है, ये यानी इसके घर वालों के साथ भाई बहन, मैं नहीं बातें करना चाहता कि जिस जमात से ताल्लुक है चले जमात को छोड़ दे, ये अगर एक एक्शन कर देता है, करे ना बात जी, एक्शन कर देता है तो आप कहेंगे कि पूरा घर इन्वॉल्व है। मैंने कौन सा डिसोन करना है? नहीं सर, मेरी गुजारिश है, हसन न्याजी हिस्सा है या नहीं पीटीआई का? सवाल बड़ा सिंपल है, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, हसन न्याजी पीटीआई का हिस्सा है कि नहीं? इतना सा सवाल है, आप उसको इतना लंबा पूरा मोटरवे घूम के आ गए। ओहो, मैं फिर बताऊं, मैं फिर बड़ी सीरियस बात कह रहा हूं भाई, मैं कब ये डिनाई कर रहा हूं कि पीटीआई का मेंबर नहीं है। अच्छा, जो हसन न्याजी ने किया आप उसकी मजम्मत करते हैं? इससे इत्तेफाक नहीं है। जो हसन न्याजी ने किया आप उसकी मजम्मत करते हैं? हम लोगों ने बार-बार मजम्मत की है सर। हसन न्याजी के केस में मैं पूछ रहा हूं, हसन न्याजी क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के भांजे हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? देखिए मैं बताऊं, देखिए मैं फिर बताता चलूं आपको, हर वो फर्द ने जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, जो अपनी मर्जी से काम किया, उसकी भरपूर मजम्मत। योर ऑनर, इस तरह का वाकया जिसने योर ऑनर हसन न्याजी की जाती है, हसन न्याजी की मजम्मत करते हैं आप? देखिए मैं फिर वही बात आ गई, मैं कोई फारसी तो नहीं बोल रहा सर, मैं तो नहीं सर, आप कह रहे हैं मैं तमाम की करता हूं, मैं पूछ रहा हूं आप स्पेसिफिक। ओहो, मैं हर फर्द की करता हूं कि जिसने ये वाकया ऐसा किया, जिसने जाकर कानून हाथ में बशमूल हसन न्याजी है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हसन न्याजी की बिल्कुल। ओहो, मैं इसमें कोई दूसरी राय तो नाम ले देना सर, एक दफा भी नाम नहीं लिया आपने। मैं दूसरी राय रखता ही, आज नाम आपने ले लिया ना, नाम नहीं मैंने कैसे ले लिया? ये तो केस एस्टैब्लिश ही नहीं होता, आप कोर्ट में अपेयर होते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए मैं वकील हूं ना, तो मुझे वकील के तरीके से चलने नहीं, मेरी बात तो सुने ना, मैं भी एंकर हूं, मैं भी दलील से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताएं, आप अगर वो टिकट, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके ख्याल में उन्हें लड़ना चाहिए पीटीआई से इलेक्शन? देखिए अभी मैं फिर बताता चलूं। देखिए अभी पहली तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, किसी को पार्टी का टिकट अभी नहीं मिला है। नहीं सर, पार्टी का कोई टिकट किसी सर उन्हें नून ने टिकट नहीं देना ना एपीपी ने टिकट देना, उनको जहां से मिलना है सबको पता है। सुने ना देखिए मैं बताऊं, मैं कागजात नामजद तो मैंने भी जमा करवाए हैं। मैं तो ये नहीं हूं, जो पार्टी फैसला करेगी वो करेंगे सर। तो आपने कौन सा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कागजात नामजदगी जमा कराए? उन्होंने आपने इलेक्शन पीटीआई से लड़ने के लिए कराया, आपको पता है, आपको जानते हैं पुराना, आपने वहीं से लड़ना है। मैंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर कागजाती नामजदगी दाखिल की है। जब पार्टी कहेगी तो पार्टी का सर आंखों पर, हम एक फसायत के दौर में, हम अच्छा जी, अगर हसन न्याजी को टिकट देती है पीटीआई, तो अजहर भाई आप उनको सपोर्ट करेंगे पीटीआई के उम्मीदवार को, हसन न्याजी को?
देखें मैं फिर वही बात बताऊं आपको, मैं ये मुंह में आप अल्फाज मत डालें तो मुनासिब। अच्छा भाई नहीं, आप खामोश हो जाएं। सवाल कर रहा हूं हसन अय्यूब साहब, आप मजीद आपको इजाजत नहीं है बात करने की ना। वो अजहर साहब को, अजहर साहब मान गए हैं कि वो इन्वॉल्व हैं, वो ये भी मान गए वो उन तमाम लोगों में शामिल हैं, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी ने बताना चलो। देखिए मैं फिर बताना चलूं, देखिए मैं एक बात फिर आप देखिए ना, आप जो कहना चाहते हैं मैं आपको रोक नहीं सकता। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो इन्वॉल्व होना या नहीं होना, ये एविडेंस की स्टेज पे चीजें आनी है। आपने कैमरे पे देख लिया, बिल्कुल देख लिया भाई, अगर इसी तरह फैसले होने तो फैसले हो जाएंगे भाई। अच्छा, ये जाकर एविडेंस होनी है, राइट सर। तो फिर तो महमूद मौलवी साहब का आर्गुमेंट और मजबूत हो गया सर। फिर तो महमूद मौलवी साहब का आर्गुमेंट बहुत मजबूत हो गया कि भाई अगर 9 मई का फैसला हो गया होता तो अभी ये तमाम इश्यूज देखने को ना मिल रहे होते, और अगर इलेक्शन तक हम चले जाते हैं और 9 मई का फैसला नहीं होता तो फिर तो ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके बकौल आपकी पार्टी की अक्सरियत है, उसके बाद तो ये फैसला ही नहीं हो सकेगा। जी महमूद मौलवी साहब, जी महमूद मौलवी साहब, मुझे सिर्फ एक बात कर दूं। जिन लोगों ने किया उसको आपने उन लोगों को सजा दे दी, मॉल्टन के थाने में जिन लोगों थे जो आपकी बेसिक को सजा दे दी। मैं महमूद साहब आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे 30 सेकंड आप। अच्छा मैं आता हूं सर, ठहर जाए ना अजहर साहब, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, जरा ठहर से हौसले से ना सर। अजहर साहब को पानी पिलाए कोई अगर घर में आसपास है। मैं इनके पास एक सवाल और सुने ना, 1 मिनट सर, मैं सिर्फ एक सवाल रख रहा हूं, अच्छा मैं वकील बन जाता हूं, आप एंकर बन जाए सर। थाने में जो हुआ सर मैं आ रहा हूं, जो हुआ पहले फिर उनको सजाएं देकर फिर आगे चलें। मैं 100% आपकी इस बात का जवाब दूंगा। आपका ये आर्गुमेंट बड़ा वैलिड है, ठीक बात है, लेकिन बेसिकली आप मुझे ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि अगर मॉडल टाउन में कोई ज्यादती हुई थी तो इस बुनियाद पे एक और ज्यादती हो गई है और लिहाजा इन दोनों ज्यादतियों को माफ कर दिया जाए, या इन दोनों ज्यादतियों की सजा एक साथ दी जाए, वरना सजा ना दी जाए। कमाल हो गया सर। मैं सर महमूद मौलवी साहब, आदिल साहब आ रहा हूं ना, मैं अजहर साहब आपकी तरफ आता हूं जरा। ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा सर, उनके नाम के आगे मौलवी लगा हुआ है, इतना ज्यादा ना रोकें खुदा का वास्ता। मैं कह रहा हूं मैं जो कह रहा हूं कि मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा। कानून के मुताबिक जो अदालतों में जाएं, बट आप कानून की बात नहीं कर रहे ना सर। कानून में ये दलील नहीं दी जाती कि मॉडल टाउन में हुआ था तो हमें 9 मई में नहीं होना चाहिए। जी महमूद साहब, ओहो मैं ये बिल्कुल बात महमूद मौलवी साहब, सर अजहर साहब आपका पॉइंट आ गया कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मैं ये जो बात कर रहे हैं कि मॉडल टाउन का, तो ये वही वाली बात है, वो एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी ना, पहले उस चोर को पकड़ो फिर मैं जो है दूंगा। देखिए अब ये जो है, या जो अमिताभ बच्चन कहता था लाइन जहां से मैं खड़ा हूंगा वहां से शुरू होगी। बहुत अच्छे वकील है, हाँ वहां से शुरू होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, अजहर साहब एक बहुत अच्छे वकील है और बड़े अच्छे इंसान है, अच्छे वकील हैं। हकीकत ये है कि अगर सजा नहीं मिलेगी, अगर मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी, और जहां रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी, आप मुझे बताएं ये मुल्क को कैसे चलाएंगे? कि जो भी आदमी जो चाहे वो खुद जो एक पार्टी जो चाहे वो कर ले, और क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है वो सजा से जो है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर मैं मेजॉरिटी में आऊं तो मैं जो भी कुछ कर लूं, मैं कहूँगा जी मेरी पॉपुलैरिटी है, मैं इस मुल्क को जो है इसके अफवाज को बुरा भला कहूँ, मैं इसके अफवाज के असासों को डैमेज करूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मैं बरी उस जिम्मा हूँ क्योंकि मेरे पास मेजॉरिटी है। देखिए मुल्क ऐसे नहीं चलते। जो रियलिटी है, कानून अपनी जगह है, जो गलती हुई इनको उसूलन कौम से माफी मांगनी चाहिए, इनके उन लीडर्स को कि जी हमसे गलती हुई। सर वो कह रहे पहले साबित तो कर दें, हम फिर मांगेंगे माफी। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये साबित के चक्कर में ही जो है ना ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये हम कोर्टों के देखिए बदकिस्मती, हमारे यहाँ क्राइम क्यों बढ़ रहा है? उसकी वजह यह है कि इसी साबित करने में सालों लग जाते हैं। 10-10 साल के कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, 15 साल केसेस चलते हैं। उसके बाद जब साबित करने को आते हैं तो ये फिर हम कानून को कैसे नाफिज करेंगे? रिट ऑफ द गवर्नमेंट कैसे करेंगे? एक आदमी को आप 12 साल ले जाते हैं उसके केसेस को, फिर आप जब साबित कर भी देंगे तो रिट खत्म हो जाता है। जिसको बोलते हैं ना जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। राइट। ये होना चाहिए। हसन अय्यूब साहब आप जरा मैं जवाब दे दूं छोटा सा। जी दे। अच्छा देखिए मैं देखिए जज्बात में होकर बात नहीं करनी चाहिए। जो बातें हैं जज्बाती बातें हैं। अंदलीब साहबा का आपको याद होगा, खदीजा शाह के साथ गाड़ी में बैठी थी,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनकी सियासी जमात में चली गई। क्या कर लिया आपने उसका? मैं सवाल करता हूं, जिन लोगों ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिन लोग जाके टीवी चैनल में बैठ गए, आपने उन सबको छोड़ दिया, आपने सबको इम्यूनिटी दे दी। खुदारा ये तरीकाकार नहीं ठीक है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपके यहाँ जो जिन लोगों ने सरेआम मारा, अगर मॉडल टाउन के लोगों में अगर सजाएं दी होती तो आपका निजाम ये ठीक चलता। और दूसरी जहां तक बात है 9 मई के हवाले से जिसने जो किया है, 9 मई देखिए 9 मई क्यों ना होता, 9 मई इसलिए हुआ है, मेन वजह गवर्नमेंट की है। 9 मई जैसे वाकयात ना होते, ये कह रहे हैं? नहीं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं फिर देखिए ना, फिर मैं ये बताता चलूं। देखिए मैं बताऊंगा आपको, 9 मई के देखिए 9 मई को मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं कह रहा जिन लोगों ने किया उनको लेके जाएं, सजा दें, लेकिन 9 मई के पीछे मुहरकत देखें। अगर आपने इलेक्शन वक्त पे कराए होते तो शायद ये लोग बाहर ही ना निकलते। अगर आप पंजाब के इलेक्शन अगर करा दिए होते, अगर आप देखें ना, आप लोगों ने आईन और कानून जिस तरह तोड़ा है, जिस तरह सर, मगर ये दलील नहीं है कि इंतखाबात अगर डिले हो गए तो 9 मई जैसे वाकयात हुए हैं, क्योंकि अगर ये होने लग गया और इंतखाबात कोई किसी वजह से आगे पीछे हो गए तो फिर तो इस मुल्क में जो आपसे ज्यादा ताकतवर है वो और तरीके से इंतखाब ले लेगा, वो जो उससे ज्यादा ताकतवर है वो और तरीके से ले लेगा। ये भी दलील नहीं है ना अजहर साहब? आदिल साहब, आपका नुक्ता आगे। मैं फिर ये बात नहीं कर रहा, मैं फिर ये बात नहीं कर रहा। देखिए मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपके सामने मुहरकत, उसको समझ के फैसला करें। चले मुझे अब जरा महमूद साहब की तरफ आपने 2 सवाल उठा दिए, कौम को आगे लेके जवाब ले लूं। है महमूद मौलवी साहब वो कह रहे हैं कि भाई वो लोग जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं वो कैसे क्लियर हो जाते हैं, एक ही जैसे मामले में, इसका जवाब दे दीजिएगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये अली जैदी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने, इन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी क्यों नहीं जमा करवाए? उस पे भी अग्री नहीं करूंगा। देखिए मैं आपको बताऊं, इमरान इस्माइल साहब जो है वो बेसिकली 2 साल तक वो जो है इलेक्शन लड़ नहीं सकते, क्योंकि एज ए गवर्नर रह चुके, कानूनी तौर पे उन पे पाबंदी है। तो ये जो कहना कि उन्होंने जमा नहीं किया उसकी वजह बड़ी तो अली जैदी साहब ने और जो अली जैदी साहब ने कहा, अमान साहब ने इस्लामाबाद में, देखिए मुझे अवान साहब का नहीं पता, अली जैदी साहब ने कहा कि जी मैं जो है इस वक्त जो है सियासत में नहीं आना चाहता हूँ। इस वक्त वो अपने घर पे और बैठे कारोबार कर रहे हैं। और जो है मेरे ख्याल से हर एक कहा कि किसी को इलेक्शन लड़ना है या ना लड़ना है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ सज़ा अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। देखें जिस दिन इस मुल्क में इत्तेफाक करता हूं सज़ा और जज़ा का निज़ाम सही हो जाएगा, ठीक है, सज़ा और जज़ा का निज़ाम सही होगा, चाहे महमूद मौलवी को सज़ा होनी है ना, तो मैं कहूंगा महमूद मौलवी को भी सजा हो जाए। उसकी वजह यह है हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हमें इंडिविजुअल्स की बात नहीं करनी है, हम जो है लोगों को सेफगार्ड ना करें। तो आप कह रहे हैं आईपीपी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, XYZ हो, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व है तो अक्रॉस द बोर्ड कोई भी हो, बात ये है कि कोई भी अक्रॉस द बोर्ड, अगर हमारे अफवाज को डैमेज के वाकयात में जिन लोगों की कमजोरी थी, नेग्लिजेंस थी, चाहे वो 3 स्टार था, वो 2 स्टार था, वो 1 स्टार था, या वो रेड टेप था, तो उसको उन्होंने माफी नहीं दी। देखिए ना, एक बात ये है कि उन्होंने अपनी तो अकाउंटेबिलिटी कर ली, लेकिन जो लोग जो एक्टिवली इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने ये प्लान किया और जिन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया, तो उन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे वो आईपीपी में है, चाहे वो पीटीआई में है, या चाहे अब इज़हार लाताल्लुकी भी कर रहे हैं। अक्रॉस जो है अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इसमें तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि स्टेट आपकी रियासत पाकिस्तान। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो जरा आपसे फिर पूछना है हमने कि ये पीएमएलएन में क्या हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हसन ज़रा ये बताइएगा कि ये जो हमज़ा शहबाज साहब का बयान कोर्ट हो रहा है कि देखें पार्टी में जो मुखलिस लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, मखसूस नशिस्तों के ऊपर बड़ी तनकीद हुई है, जो एक तवील फहरिस्त हम देख रहे हैं उसमें जो है वो तमाम वही लोग हैं पुराने न पार्टी के वर्कर या लॉयलिस्ट जो हैं वो नहीं उस तरह नज़र आ रहे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा वफाक में भी हैं, सूबाई में भी हैं, तमाम वही फैमिलीज जो MNAs बनते हैं या सेनेटर्स बनते हैं उनकी बेगमात हैं, उनकी साहबजादियाँ हैं या उनकी वो तो ये इस किस्म की जो इस वक्त सिचुएशन है,
पार्टी के अंदर जो है वो जो ग्रुप है सुना है उस पर बड़ी एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त पोजीशन लिए हुए। हर पार्टी में होता है ये कोई नई बात नहीं है। और स्पेशली जहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो कि जो खाली लिस्ट नहीं जा रही वहाँ से लोगों ने, इसका मतलब है कि पार्टी ने जिसको वुमेन सीट के लिए ये लिस्ट में नाम डाला है वो उसने MNA बन जाना है या MPA बन जाना है, तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा आवाज़ भी ज़्यादा उठाई जा रही है। लेकिन यानी इश्यूज़ तो हैं और ये मुस्लिम लीग नवाज आपके लिए ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि हर रिश्तेदारों को तमाम इंतखाबात में होता है, सही होता है, फैमिली के अंदर ही दिए गए हैं, फैमिली के अंदर या फैमिलीज के अंदर जो एप्लीकेंट्स ही बनाए हैं, यानी बहुत से लोग पे आपको हैरानी नहीं हुई देख के? ये कभी भी नहीं हुई, ये हमेशा ही इस तरह होता है। ठीक है, यानी कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें नहीं होता? इवन के यानी आप ये देख लें कि जमात इस्लामी में भी, हाँ, तो इनको भी आप जमहूरी रिवायात ही कहेंगे, फिर आप इसको ये हमारी पाकिस्तानी सियासी रवायात हैं मौजूद है। लेकिन देखिए रिवायात और चीज होती है, सियासत और चीज होती है। अगर आप ये कहते हैं आपको मुल्क में जमहूरियत चाहिए और जमातों में जमहूरियत नहीं लाएंगे तो फिर मुल्क की जमहूरियत इतनी मिलेगी जितनी आपको इस वक्त मिल रही है। ये तो इतनी मिकदार में जमहूरियत आपको नहीं, ये कोई इलेक्शन तो कंटेस्ट करके नहीं आती ना, रिजर्व पार्टी के अंदर ये तो रिजर्व पार्टी में डेमोक्रेसी भी इस बात को कहते हैं ना कि आप अपने कारकुनान को या जो सपोर्टर्स होते हैं या जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपके साथ चले होते हैं उनको आगे लाते हैं। ये तो नहीं होता कि आप सिर्फ अपने, हाँ, लेकिन जो उनके मसाइल हैं वो जनरल सीट्स के ऊपर हैं। आदिल साहब, वहाँ पर अगर आप देख लें तो ये जिस तरह राजा रियाज साहब वाली सीट है या जिस तरह वो नवाब शेर वसीर वाली सीट है, तो नवाब शेर वसीर वाली सीट पर तलाल चौधरी हैं जिनको टिकट चाहिए और मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादा इम्कान यही है कि तलाल चौधरी साहब को ये टिकट मिलेगा, नवाब शेर वसीर साहब को किसी और जगह वो फैसिलिटेट कर देंगे। इस तरह राना अफजाल साहब के जो साहबजादे हैं उनकी जगह राजा रियाज साहब को मिल जाएगा। लेकिन 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर PTI के मुनहरफ अरकान आए थे, उनको टिकट नहीं मिलेगा। आदर साहब, ये आप तो कह रहे थे कि मियां साहब के कागजात जो है वो क्लियर ही नहीं होंगे, वो तो आज हो गए क्लियर, वो तो ऑब्जेक्शन खत्म, वो तो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, नहीं भैया, देखिए मैं फिर बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी वजाहत दे दी है और वजह ये है कि अभी इनकम टैक्स, और ये भी 2013 से मैं लगा हूँ 62 और 63 पर अमल दरामद के हवाले से कि आपको दोहरी शहरियत, वो सारा डाटा तो अभी तक आया नहीं है। किसने कहा, कोई इनके पास रिटर्न अगर कोई सबूत है तो वो दिखा दे कि इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। किसी का कागजात नामजदगी अभी ना मुस्तरद हुए हैं ना मंजूर हुए हैं। जो कोई भी फैसला है वो बाद में अभी फैसला आना है, जब तक डाटा कंपाइलेशन नहीं होती। सर, ये बिलाल यासीन साहब है PMLN के, ऑन कैमरा आके कह रहे हैं कि क्लियर हो गए, मंजूर हो गए उनके। वो ये कहते देखें ना, फिर ये तो आपको याद है ना, परवेज खटक साहब ने भी कहा था कि उनको ऑफर हुई थी उसकी अपना बैट के इंतखाबी निशान की, वो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत दे दी। अगर ये सिर्फ बिलाल यासीन ही है जो उठ के ये सागदार की तरह जैसे वो इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया था, तो यास्मीन राशिद साहब ने कोई एतराज किया है उनके कागजात नामजदगी जमा होने पर? देखिए, उसकी एक बुनियादी वजह है कि इस वक्त कोर कमेटी या वैसे प्रिंसिपल ये फैसला हो गया हुआ है कि किसी के कागजात नामजदगी का कोई एतराज़ नहीं आना। इलेक्शन के प्रोसेस के जिसने आना है आए, जिसने जाना है जाए। ये जो कुछ ये जो खेल चलता रहा ना पहले का, इस तरीके से ये खेल अब नहीं होगा। मियां साहब के कागजात चैलेंज वैलेंज नहीं करने, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? इसकी बात से मैं उनकी बात से सेकंड करता हूं। और ये बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने करना है। आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद है और कागजात नामजदगी मैं बहसियत वकील अब बात करने लगा हूँ, बहसियत वकील करता हूँ मैं, इसमें कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे। आगे 2 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट बैठ रही है जो एक और बात कर दूं आपको। देखिए अभी आपने नहीं सिर्फ एक बात कर दूं। देखिए अभी बात आपने की ना पार्टी टिकट के हवाले से जो बात की है ना यार, अब देखिए आप मजाक ना किया करें, वो नवाज शरीफ थोड़ा पार्टी टिकट दे रही है, वो तो जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने डिवीजन देनी है कि इसका हिस्सा किसका आना है, इसका किसका आना है, भाई वो फैसला उन्होंने करना है। और वजीर आज़म भी नवाज शरीफ होंगे, ये फैसला नवाज शरीफ थोड़ा करना है, ये तो जिन्होंने फैसला करना है वो करेंगे। आपका टिकटें शिकटों का ये मजाक हमें मजाक नहीं करना चाहिए। जिन्होंने फैसला करना है वो करेंगे फैसला। मेरे से वो तरीके इंसाफ वाली जो चीज़ हुई थी ना 2018 में, वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से उस टाइम टिकट्स दिए गए थे तो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट्स भी वैसे दिए जाएंगे। जो मेरी इत्तलात के मुताबिक वो दे आर डूइंग वेरी जो है ना हेक्टिक वर्क, वो देख रहे हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा इलेक्टेबल है और वो इलेक्टेबल मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी के साथ मिलकर वोट बैंक के साथ सीट निकाल सकता है। तो काफ़ी वो मैथमेटिक्स चल रहा है। ये जो IPP के साथ मामलात थे वो क्यों नहीं तय हो पा रहे? IPP हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं मांग रही ना, वो उसके पास देने के लिए क्या है IPP के पास? ओके, IPP के पास क्या है सर, जरा मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बता दें। वो कह रहे हैं आपके पास क्या है देने के लिए। ये भी एक वो था डायलॉग, वैसे मैं अब इसको पूरा नहीं कहना चाह रहा कि क्या है आपके पास देने के लिए। आप माँ की जगह बाप को जा रहे थे।
देखिए मेरे ख्याल से हसन ने वो जुमला कंप्लीट कर दिया, मैं कह देता हूँ कि वो इलेक्शन के जी देखिए मैं कहूँगा कि देखिए 8 फरवरी के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो मैं बताएंगे कि क्या था और क्या नहीं था। इसके मैं यही कहूँ। सर कितनी सीटों पे एडजस्टमेंट हो रही है? अब तक मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि एडजस्टमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच महमूद मौलवी साहब, अजहर सिद्दीक साहब, हसन अयूब साहब। नाज़रीन आपने प्रोग्राम आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।